गाइस, तो आज हम लोग फैलेसी ऑफ एम्फिबोली जिसे हम बोलते हैं भ्रामक रचना दोष या फिर द्वयार्थकता, ठीक है, यहाँ पर हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। जैसे कि एज़ यूजुअल हम लोग पहले डेफिनेशन करते हैं, आफ्टर दैट हम लोग एक से एग्जाम्पल वगैरह देखते हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं कि द्वयार्थक रचना दोष तब उत्पन्न होता है जब कथन की बनावट के कारण कथन के एक से अधिक अर्थ हो जाते हैं। क्या होता है, जब कथन की बनावट तो कुछ और होती है और कथन के क्या होते हैं, उसके मतलब उसके हम मतलब अलग अलग लेते हैं। बोलते हैं ना कि तुम मेरी बात का गलत मतलब ले रहे हो, वो वाली चीज़ें होती है कि हम बोलते कुछ हैं, इसमें होता कुछ है और इसके मतलब बहुत सारे जाते हैं, लाइक डिफरेंट मीनिंग हो जाते हैं इसके। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक कॉपी की बुक है, जैसे कि ये रही कॉपी की बुक है ये, तो इसमें भी पूरी तरीके से आपका द्वयार्थक या भ्रामक रचना दोष दिया गया है, जिसमें इसकी ही मैंने यहीं से नोट्स बनाए थे अपने, दैट्स आई एम शेयरिंग टू यू। तो ये इसमें सारा इसका दे रखा है कि एग्जाम्पल ये क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें इसी के मैंने शॉर्ट नोट टाइप में बना के आप लोगों को दे दिए हैं। इसमें बोला है कि अनेकार्थक दोष शब्द के भ्रमपूर्ण प्रयोग से होता है, किंतु द्वयार्थकता दोष में संपूर्ण वाक्य की रचना इस प्रकार की जाती है कि उसके एक से ज़्यादा अर्थ हो सकते हैं। हमने पहले ही आपको बता दिया है कि द्वयार्थकता दोष का कारण वाक्य की दोषपूर्ण संरचना है, ना कि पदों की अनेकार्थकता। ठीक है, एक प्रसिद्ध द्वयार्थक कथन में राजा कोशस को मशवरा दिया है कि यदि वह पारसियों पर आक्रमण करता है तो वह एक महान साम्राज्य का विनाश करेगा। पर महान साम्राज्य उसका कथन था, यह पारसियों का यह स्पष्ट नहीं था। युद्ध में हारने के बाद क्रोशस को पता चलता है कि महान साम्राज्य उसका अपना ही था, जिसे उसने नष्ट कर दिया। क्या बोल रहा है इसमें कि महान साम्राज्य से इसका आशय यह था कि उसका वो खुद का महान साम्राज्य था जिसने उसको नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आप लोग देख सकते हैं वो हार गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही वाली बात दी गई है। तो इसमें उसमें बोला है कि एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि यदि हम कहते हैं कि कोई संख्या 4 जोड़ 5 गुणा 3 के बराबर है तो द्वयार्थकता दोष होगा, क्योंकि इसे दो अर्थों में देखा जा सकता है। अब देखते हैं हम कैसे देखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने आपको अपने नोट से दिखाया था कि ये रहा उसका एग्जाम्पल, ये रहा 4 प्लस ब्रैकेट में 5 × 3 = 19, ये पूरा ब्रैकेट, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, उस सेंटेंस का मतलब तो कुछ और था लेकिन यहाँ पर अलग अलग आ गया। ठीक है, अब हम और आगे और बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर हमने दे रखा है कि यहाँ स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है कि इसलिए यह तर्क दोष है। ठीक है, यहाँ पे हमें स्पष्ट पूरी तरीके से हमें क्लियर नहीं है, इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, एक तर्क दोष उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि इस प्रकार के, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि इस प्रकार के द्वयार्थक कथन उन लोगों के लिए अधिक उपयोगी होते हैं जो किसी के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। भविष्य कथनों में शब्दों का इस प्रकार से रखा जाता है कि इसे मिथ्यापित नहीं किया जा सके। जो भविष्य दृष्टा ज्योतिषी जो होते हैं आदि के रूप में प्रसिद्ध होना चाहते हैं, उनके लिए द्वयार्थक कथनों के निर्माण में निपुण होना बड़ा ही लाभप्रद होता है। कोई भी वाक्य जिसे गलत ढंग से रचा जाए वह एक से अधिक अर्थ दे सकता है। उन कई अर्थों में श्रोता उसी अर्थ को ग्रहण करता है जो उसे अच्छा लगता है। ठीक है, देखो आप लोगों ने देखा होगा जब हम किसी ज्योतिषी या पंडित वगैरह के पास में जाते हैं, ये मैंने जो अभी बोला ना, ये सारा मैंने कॉपी से पढ़ा है। ठीक है, जो हमने इसमें बोला है कि जैसे कि जो भविष्यवाणी वगैरह करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो बात कुछ और बोलते हैं और आप लोग अपने अनुसार कुछ और समझ जाते हो। लाइक अगर कोई इंसान बोले कि आपके पास तो बहुत अच्छा है, आपका ये है वो है, तो इंसान ने अपनी पॉजिटिविटी का, क्योंकि कोई भी इंसान अपने लिए नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचना चाहता है ना। तो ये क्या हुआ, उन चीज़ों को नेगेटिव ना सोचे वो, या फिर वो अपने अकॉर्डिंग, लाइक कोई इंसान आपसे कोई पंडित वगैरह या एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि आपके साथ ये होगा, तो आप उसको अच्छे मिल जाता कि ओके ये होगा। जैसे कि आपसे कोई बोलता है कि आपका 2021 में कुछ बहुत अलग होने वाला है, तो वो इंसान क्या सोचेगा, अच्छा 2020 में लॉकडाउन लगा, मैंने बहुत मेहनत करी, आगे जाके मेरा संग ये हो जाएगा। या उसने वो हो सकता है कि कुछ और नेगेटिव बात करता हो सकता है आपके साथ वो पॉजिटिव हो जाए। तो क्या होता है, एक एस्ट्रोलॉजर क्या होता है, अपने एक सेंटेंस से ना बहुत सारी चीज़ों का उसका अलग अलग मतलब निकल आता है। आप अपने अकॉर्डिंग उसको देखते हो, एस्ट्रोलॉजर अपने अकॉर्डिंग बोलते हैं। तो क्या होता है, एक एस्ट्रोलॉजर को ना ये जो होता है कि भ्रामक रचना दोष, भ्रामक रचना एक तरीके से करनी होती है, क्योंकि वो आपको अपने उस जंजाल में ही तो फंसाते हैं कि मैं ये बोल रहा हूँ। कोई भी देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं इन चीज़ों को बिलीव नहीं करती हूँ, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं कि एस्ट्रोलॉजी वगैरह
मतलब होता है, लोग कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, बट कहीं ना कहीं इंसान का कर्म जो होते हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं। तो जो जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल पाएगा। अब आपके आगे थाली रखी हुई है खाने की, तो अब वो आपकी कुंडली में लिखा है कि आपका पेट भर जाएगा, ज़रूरी तो नहीं। अब जब आप मेहनत करोगे, उस टुकड़े को तोड़ोगे, तभी तो आप खा पाओगे उसको, है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ही होती हैं इसमें। एक एस्ट्रोलॉजर को ये भ्रामक वाली जो चीज़ होती है ना, भ्रामक रचना, ये सीखना ही पड़ता है, क्योंकि वो अपने एक सेंटेंस से बहुत सारे सेंटेंसेस को लाइक करता है। आप अपने अकॉर्डिंग उसको कुछ और समझते हो और वो कुछ और कहना चाहता है, या जो भी है कि नहीं है। अच्छा, मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ कि इसमें बोला है कि राम श्याम का भाई है जो बहुत परिश्रमी है। इस तर्क में दोष है, क्योंकि इसके दो अर्थ हो सकते हैं। प्रथमतः राम परिश्रमी है और दूसरा श्याम परिश्रमी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया ना दोष। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं अपनी तरफ से देती हूँ आपको कि अकेले बच्चे यह मूवी नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे कि आ गया, एक लिख देती हूँ, अकेले बच्चे ये मूवी नहीं देख सकते, ठीक है। आप लोग सुन लीजिए। तो क्या होता है, मैं भी ये दोष है, क्योंकि इसका अर्थ है कि बच्चों के अतिरिक्त सभी ये मूवी देख सकते हैं, है कि नहीं है। और दूसरा अर्थ है कि बच्चे अकेले यह मूवी नहीं देख सकते, पर 3-4 बच्चे मिलकर मूवी देख सकते हैं। तो आ गया ना यहाँ पे दोष। क्या हुआ, यहाँ पे इंसान एक तरीके से अपने एक सेंटेंस से काफ़ी सारे सेंटेंसेस निकल के आ रहे हैं। अच्छा, हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें कि मनुष्य केवल कर्म कर सकता है। इस वाक्य के अर्थ दो अर्थ हो सकते हैं। कैसे, अब देखते हैं कि केवल मनुष्य मतलब कोई भी जीव नहीं कर्म कर सकता है, यदि मनुष्य के अतिरिक्त और कोई जीव कर्म नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा है कि मनुष्य के हाथ में सिर्फ काम करने का ही अधिकार है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। क्या बोल रहा है इसमें कि मनुष्य के हाथ में काम करने का अधिकार है, उससे ज़्यादा नहीं। एक और एग्जाम्पल चलो मैं आपको बोलती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले दैनिक जागरण अखबार में एक खबर लिखी थी कि जहांगीरपुरी गुड़गांव मेट्रो में सिर्फ 6 डिब्बे होंगे, है कि नहीं है। तो यह खबर 2 तरह की सूचना को इंगित करती है। फर्स्ट क्या होगी कि गुड़गांव मेट्रो में या और किसी दूसरे रूट पर नहीं, मेट्रो के 6 डिब्बे होंगे। और दूसरा कौन सा होगा कि जहांगीर गुड़गांव रूट वाली मेट्रो में केवल 6 ही डिब्बे होंगे, ना तो ज़्यादा और ना बहुत ज़्यादा कम। तो हो गया ना यहाँ पे आपकी दोष। आप इसको बात को समझ गए होंगे। फैलेसी ऑफ एम्फिबोली क्या होता है कि जहाँ पर एक सेंटेंसेस के बहुत सारे मतलब निकल रहे होते हैं, उसको हम फैलेसी ऑफ एम्फिबोली बोलते हैं, जहाँ पर ये दोष उत्पन्न हो जाता है। एक तरीके से सीधी बात हम नहीं कर रहे हैं, वहीं पर यहाँ पर ये वाला ये दोष आ जाएगा। आप इसमें एग्जाम्पल्स मैंने आपको काफ़ी सारे बता दिए हैं, तो आपको वो अपनी सहजता के अकॉर्डिंग आप लिख लीजिए या फिर जो भी है आप समझना चाहे सुन लीजिए। और साथ में अपने दोस्तों को भी ना ये शेयर करते रहिए, ताकि आपकी जो फैलेसीज़ हैं वो सारी सिर्फ अपने तक ही ना रह के सभी का भला हो जाए, है कि नहीं है। तो जो भी जीई वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे फिर वो या फिर वो फिलॉसफी ऑनर्स वाले हैं या फिलॉसफी बीए प्रोग्राम में है जिसके पास में, तो वो सारे लोग ना इसको मतलब पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके फ़िलॉसफी में जो भी लॉजिक वाला जो पार्ट है उसमें ये सारी फ़िलॉसफीज़ है। धीरे धीरे मैं आपका सारी फ़िलॉसफीज़ कंप्लीट करवा रही हूँ, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट फैलेसीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग तब तक पढ़ते रहिए इसको।